दोस्तों कैसे हैं आप लोग। ये मैं कल ही अपलोड करने वाली थी बट देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, तो कल पूरी रात लाइट नहीं थी, सो दैट्स व्हाई आई वाजंट एबल टू अपलोड इट एंड माय फ़ोन बैटरी डाइड। एंड ये 10th सितंबर का एनालिसिस है। 8th का तो मैं डेफिनेटली अपलोड नहीं करने वाली क्योंकि 7th पे मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, सो आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड दैट, क्योंकि किसी ने वॉच नहीं किया तो मतलब नहीं बनता फिर अपलोड करने का। सो एज अ पनिशमेंट 8 सितंबर का अपलोड नहीं होगा, 9 सितंबर का अपलोड होगा एंड दिस इज 10 सितंबर का एनालिसिस। ठीक है, आज 12th है तो आज 11th का भी अपलोड हो जाएगा। पहला आर्टिकल है गोविंद बल्लभ पंत से रिलेटेड। तो इनकी 133rd बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई 10 सितंबर को। ठीक है, क्योंकि 10 सितंबर को बॉर्न हुए थे 1887 में। कहाँ पे? अल्मोड़ा, जो उत्तराखंड में है। ठीक है, इन्होंने एक प्रेम सभा नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी काशीपुर में। ठीक है, जहाँ पे वो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने स्टार्टिंग की वहाँ से। ही ऑल्सो सेव्ड अ स्कूल, क्योंकि वो बंद होने वाला था क्योंकि वो टैक्स पे नहीं कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो इसीलिए इनको और भी इनके कंट्रीब्यूशन है, ये तो बस एक ब्रीफ में बता रखा है। ऑफिसेस कौन से हेल्ड किए थे बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस अलग अलग हैं। तो बिफोर इंडिपेंडेंस 1921 में ये इलेक्टेड हुए थे एज अ इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस उस टाइम का कौन सा होता था? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो उस टाइम उनके वहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हुए थे एंड ही वाज अप इलेक्टेड एज अ कैंडिडेट ऑफ स्वराज पार्टी फ्रॉम नैनीताल। तो स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, एंड उसके जो खिलाफत मूवमेंट है उसके बाद बनी थी ये, एंड उनके ये कैंडिडेट भी इलेक्ट हुए थे। ही इन द 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस जो हुए थे, तो उनको उस टाइम पे ये अपॉइंट हुए थे। ठीक है, अपॉइंट हो गए थे अंडर द प्रोविंशियल इलेक्शंस एंड 1939 तक इन्होंने उसमें काम भी किया था। इन यूनाइटेड प्रोविंस इलेक्शन 1946 में ये दोबारा से ही इलेक्ट हो गए थे यूनाइटेड प्रोविंस इलेक्शंस में। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहले सीएम बने उत्तर प्रदेश के, तो इसीलिए इनका कंट्रीब्यूशन याद रख सकते हैं। ये पहले इंडिया के होम मिनिस्टर थे। नहीं पहले नहीं थे, 1955 से 1961 तक ये होम मिनिस्टर भी थे। इनके ही टाइम पे स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइन, सो दिस कम्स इंपॉर्टेंट। 1960 में आपको थोड़ा याद होगा कि महाराष्ट्र एंड गुजरात वर बेसिकली पार्टीशन हुआ था उनका एंड द बाउंड्रीज वर रीड्रॉन। सो दिस इज द थिंग। की कंट्रीब्यूशन क्या है भाई? इन्होंने सेवरल इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे जमींदारी वगैरह, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन के अपने टाइम पे उठाए, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करते थे ड्यू टू एक्सेसिव रेंट्स। ही एनकरेज कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो महात्मा गांधी जी की लाइन पे चलते थे। एंड जो कुली बेगर लॉ था, क्या होता था कि हैवी लगेज जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स का उठाते थे पर उनको पेमेंट ही नहीं देते थे, तो ये जो कुली को एक बेगर के रूप में ट्रीट करते थे, तो ये कुली बेगर लॉ का विरोध किया था। गांधी जी के स्टेप्स को फॉलो करते थे एंड मासिव सॉल्ट मूवमेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इन द यूनाइटेड प्रोविंस एज वेल। 1930 में इनको जेल हो गई थी एंड प्रोटेस्ट किया था इन्होंने साइमन कमीशन के अगेंस्ट 1928 में, जिस टाइम पे जिसकी वजह से लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी। एंड पंथ वॉज अगेंस्ट अ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ फॉर माइनॉरिटीज़। ठीक है, जिसके लिए बी आर अम्बेडकर का यू मस्ट बी नोइंग द कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सो ही वॉज अगेंस्ट बेसिकली कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होगा, नहीं तो फर्दर डिविजन हो जाएगा। सो इनको भारत रत्न मिला हुआ है 1957 में। सो दीज थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर। देन इट्स अबाउट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो कांग्रेस ने बोला है कि भाई हम अपना कैंपेन चालू करेंगे कि सरकार नहीं तो डिप्टी स्पीकर ही सही। सो लोकसभा हैड्स मतलब पिछले 15 महीने से कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है, तो क्या होता है? बाई कन्वेंशन स्पीकर इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी एंड डिप्टी स्पीकर इज फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी, तो इसीलिए वो कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिप्टी स्पीकर क्या होता है भाई? आर्टिकल 93 है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही अपॉइंट होते हैं। एंड डिप्टी स्पीकर इज मोर सिंबॉलिक ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, क्योंकि उसकी रियल अथॉरिटी बहुत कम होती है, बट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दिखाता है कि भाई स्पीकर मेजोरिटी से है बट डिप्टी स्पीकर इज फ्रॉम अपोजिशन, सो दिस शोज द हार्मनी। सो देर इज नो नीड टू रिजाइन फ्रॉम द ओरिजिनल पार्टी अगर आप डिप्टी स्पीकर सिलेक्ट होते हो तो। ठीक है, सेम गोज विद स्पीकर एज वेल। एंड दे एक्ट एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन केस ऑफ लीव। अगर कोई जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर या चेयरमैन, अगर वो लीव पे है या डेथ हो जाती है, सो दे एक्ट एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। एंड डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर जनरल इलेक्शंस। जो अभी जनरल इलेक्शंस उसके बाद नहीं सिलेक्ट किया एंड इसीलिए वैकेंट पड़ी थी पोजीशन। इट इज़ बाय कन्वेंशन दैट पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज ऑफर टू अपोजिशन पार्टी। तो कभी आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नहीं, रूल्स ऑफ लोकसभा में लिखा है नहीं, तो इट इज़ जस्ट बाय कन्वेंशन। सो दे होल्ड द ऑफिस until either they cease to be member of Lok Sabha or they resign. They can be removed from office by a resolution passed by Lok Sabha by an effective majority. ठीक है, तो रिमूव कब होंगे ऑफिस से? जब एक इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगी। तो इफेक्टिव मेजोरिटी का मैं आपको बता देती हूँ। मान लो कि इफेक्टिव मेजोरिटी का क्या मतलब होता है कि सीट्स वैकेंट कितनी, मान लो टोटल 205 सीट्स है।
लोकसभा में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो पर सिर्फ भरी 200 ही सीट हैं, ठीक है, 5 सीट खाली ही हैं, मतलब वहाँ पे वो भरी ही नहीं गई, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनली तो हमारे पास 552 सीट्स है, पर 545 सीट्स ही भरती हैं अपनी, है ना। तो ये 545 का 50% माना जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। जैसे कि 205 सीट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, मान लो, तो 200 सीट्स ही भरी गई, तो इसका 50% यानी कि 100+1 ऑब्वियसली, तो 51 मेजॉरिटी होनी चाहिए, तब जाके आप इनको हटा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है। तो वही बात है कि अगर दे सीज टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा या रिजाइन कर देते तब ये हट सकते हैं, वरना रिजोल्यूशन के बाद भी हट सकते हैं। सो देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड पैनल ऑफ 10 मेंबर्स टू प्रिसाइड ओवर प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। यही होता है कि अगर स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तब बेसिकली फिर एक जो पार्लियामेंट है उसमें से ही किसी को बुलाया जाता है कि भाई आप प्रिसाइड करो। सो दिस इज द थिंग। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आई थिंक हमने बहुत बार कवर कर चुके हैं। तो इसमें जो एमिकस रिपोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस रिपोर्ट्स को देखा है। तो एमिकस रिपोर्ट क्या होती है, जो सिर्फ किसी पार्टी के, मतलब ना ही वो प्रोसिक्यूटर होती, ना ही वो डिफेंडर होती, इट इज़ जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने एमिकस क्यूरेरी इनको फाइल किया कोर्ट में कि भाई दे प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन कि भाई इतने इतने पेंडिंग केसेस है और कुछ करो इनका। सो देर आर 4442 केसेस, जिसमें से जो अगेंस्ट लेजिस्लेटर्स हैं, ठीक है, और सिर्फ जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है ना उनके खिलाफ 2556 अप्रॉक्स 50% केसेस हैं, ठीक है, सिर्फ एमपी पे। तो एमएलए वगैरह पे बाकी बचे हुए केसेस हैं। सो देर आर वेरियस कोर्ट्स आर पेंडिंग इन वेरियस स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है, एंड basically these cases are related to corruption, money laundering and damage to public property, defamation and cheating, and mostly they are इन्वॉल्व इन सेक्शन 188 जो आईपीसी का है, जो लगाते हैं 188 धारा की विलफुल डिसोबीडियंस किया, एंड जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके ऑर्डर्स को ऑब्स्ट्रक्शन किया, उनको काम नहीं करने दिया। सो दिस इज सेक्शन 188 एंड इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस यू कैन इमेजिन कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको काम नहीं करने दिया जाता ड्यू टू दीज रीजंस। देयर आर 413 केसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेज विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट काफ़ी सारे केसेज हैं, पर लार्ज नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग हैं, एंड इवन नॉन बेलेबल वारंट्स भी इशूड किए गए हैं कोर्ट को। पर भाई एग्जीक्यूट कौन करेगा, पुलिस को भी तो डर लगता है ना कि घर में कोई घुस गया तो किसी दिन। एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग इन यूपी, एंड यू नो द रीजन वाई। सो व्हाट डज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से ऑन दिस। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है कि लॉ मेकर्स कंटेस्ट ही नहीं कर सकते इलेक्शन अगर वो कन्विक्ट हो गए, मतलब उनको सजा हो गई है ना क्रिमिनल केस, तो दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। सेक्शन 8 ऑफ आरपीए 1951 डिस्क्वालीफाई करता है एक पर्सन को कन्विक्टेड विद सेंटेंस ऑफ 2 years और मोर फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, कि भाई 2 साल की सजा होगी तब आप कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन, बट अगर कोई ट्रायल पे है तो वो कंटेस्ट कर सकता है। भाई क्रिमिनलाइजेशन के रीज़न क्या है, करप्शन है, वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है, लैक ऑफ गवर्नेंस है, यू नो द रीजंस वेरी वेल। सो वे आउट क्या हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी रिफ्रेन करो, भाई टिकट्स मत दो जो लोग इससे एसोसिएटेड, अब शादी प्रज्ञा जैसे लोगों को देने की क्या ज़रूरत है ना। सो एंड फिर इस एक्ट को भी अमेंड करना पड़ेगा ताकि जिनके ऊपर हीनियस तरीके की रेप एंड दीज थिंग्स के चार्जेस हैं उनको कंटेस्ट करने से रोका जा सके, बिकॉज फिर वो आगे जाके लोगों की वही धारणा बनाएंगे एंड दे विल बेसिकली प्रोपेगेट देयर मिसोजिनिस्ट एजेंडा। एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट शुड डिसाइड द केसेस ऑफ टेंटेड लेजिस्लेटर्स क्विकली। जो टेंटेड लेजिस्लेटर्स उनका कोई केस है तो फटाफट डिसीजन होना चाहिए। ब्रिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द कैंपेन फाइनेंसिंग, कहाँ से आ रहा है पैसा, एंड ईसीआई के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए टू ऑडिट द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एंड अब तो ऑब्वियसली इलेक्टोरल रिफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा ओपेकनेस आ गई है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। प्ली फॉर लीगल एंटिटी स्टेटस टू एनिमल्स, तो काफ़ी ज़्यादा हाई कोर्ट्स ने ऑलरेडी ही लीगल स्टेटस दिया हुआ है। जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले आर्टिकल कवर किया था कि जो गंगा एंड यमुना है उनको भी लिविंग एंटिटीज़ डिक्लेयर किया था, ठीक है। जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एंटायर एनिमल किंगडम को भी एक लीगल एंटिटी डिक्लेयर किया गया है। सो दिस इज़ द थिंग। तो अभी सुप्रीम कोर्ट पे गई है ये बात, तो उन्होंने एग्जामिन किया कि चलो भाई देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो डिमांड की भाई लीगल पर्सनालिटी दो, उनको लीगल एंटिटी का दो ताकि वो अपने तरीके से केस लड़ सके एंड कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो बेसिकली क्योंकि एससी ने ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, तो इसमें ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ होते हैं, चाहे वो कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, इंक्लूड एनिमल लाइफ विच इज़ ऑल विच आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। सो
कोरोना वायरस नहीं होगा बिकॉज वायरस इज इनिशियली डेड, सो इसीलिए माना जाता है. सो वाई दिस डिमांड? वाइल रेफरिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट्स इंसिडेंट्स ऑन क्रूएलिटी, तो पेटा वाले एक्टिव हो गए तो ऑब्वियसली क्रूएलिटी पे है. एंड हमने जो एलिफेंट का केस था केरला में, शी डाइड क्योंकि पंपकिन वाज कंटेनिंग एक्सप्लोजिव्स. एंड इट इज़ अंडर अ क्वेश्चन मार्क कि भाई जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो सफिशिएंट है या नहीं, कि वो अब्यूज़ और क्रूअल्टी रोक ही नहीं पा रहे हैं. एंड इट इज़ अलेज दैट राइट्स ऑफ एनिमल्स एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर एंड उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती. बिसाइड्स कि भाई लीगल स्टेटस दो, क्योंकि पंजाब एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी दे दिया तो तुम सुप्रीम कोर्ट देगा तभी तो फिर वो बेसिकली यूनिवर्सल माना जाएगा. सो दिस इज द थिंग. तो लीगल एंटिटी की डेफिनेशन देख लो, विच एक्ट्स एज अ नेचुरल पर्सन, जैसे कि आप और मैं, बट ओनली थ्रू अ डेजिग्नेटेड पर्सन, किसी के थ्रू एक्ट होगा. जैसे भगवान को कल लीगल एंटिटी का दर्जा दे दिया, पर किसी के थ्रू, वो जो ओ माई गॉड मूवी देखते तो किसी के थ्रू ऑब्वियसली ही विल बी रिप्रेजेंटेटेड इन अ कोर्ट. सो दिस इज द थिंग. देन देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स एंड VPRP क्या होता है. तो भाई जो DAY NRLM है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो उसके तहत क्या होता है, विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान्स फ्रेम आउट होते हैं इन पार्टनरशिप विद कुदमश्री. इट इज़ अ नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ मिलके ये प्रोग्राम लॉन्च किया है. और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान्स. ठीक है, तो इसे पॉवर्टी रिडक्शन का की तरफ जाएंगे. तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स क्या होते हैं भाई, ये कंडक्ट होते हैं 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर के लिए, हर साल कंडक्ट होते हैं अंडर पीपल प्लान कैंपेन. ठीक है, तो लोकल बॉडीज भी इसमें इकट्ठे होते हैं, सिटीजन्स भी इकट्ठे होते हैं, एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी इकट्ठे होते हैं. सो विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान्स क्या होते हैं भाई, फिर इट इज़ अ जॉइंट एडवाइजरी इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मैंडेटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है, अंडर द DAY NRLM, कि भाई आप एनुअल पार्टिसिपेट करो, आप एनुअल GPDP जो फिर ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है, एंड प्रिपेयर करो विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान. ठीक है, अब ऑनलाइन करना पड़ेगा आपको प्रिपेयर, क्योंकि ऑब्वियसली आप मीटिंग नहीं कर सकते. सो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डिमांड प्लान विच नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान. ठीक है, तो इसके तहत इसको कंबाइन करना पड़ेगा. एंड इट इज़ प्रेजेंटेड इन ग्राम सभा मीटिंग जो होती है अक्टूबर से दिसंबर में एवरी ईयर. तो ग्राम सभा में क्या होता है, एवरी पर्सन जो ग्राम सभा में, कि जो हर 18 साल से ऊपर होता है, ही इज़ अ पार्ट ऑफ ग्राम सभा, एक विलेज का. सो डिमांड्स क्या होती है भाई, सोशल इंक्लूजन कराओ, जो लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है, जो भी वल्नरेबल पीपल है, विमेन, SC STs एंड अदर थिंग्स. एंड इंटाइटलमेंट्स डिमांड करते हैं कि जो मनरेगा के पैसे नहीं आए, हमारे स्वच्छ भारत मिशन में कुछ काम किया था उसके पैसे नहीं आए. लाइवलीहुड स्पेसिफिक डिमांड्स फॉर एनहेंसिंग लाइवलीहुड्स थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री. एंड इन चीज़ों से हम लाइवलीहुड कैसे बढ़ाएं. पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड फॉर नीडेड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिनोवेशन कराओ भाई, हमारे यहाँ स्कूल बनवाओ, वेल्स बनवाओ, कुछ तो करवाओ. सो रिसोर्स डेवलपमेंट डिमांड फॉर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड हो गया, पॉन्ड्स हो गए गांव में, फॉरेस्ट हो गए, इनके बेसिकली रिसोर्स डेवलपमेंट कराओ. सोशल डेवलपमेंट के प्लान्स प्रिपेयर करो. ठीक है, एंड जो अंडर लो कॉस्ट हो. एंड दिस आर द थिंग्स विच कम्स अंडर VRPR. ठीक है, सो VPRP सॉरी. तो बेसिकली ये डिमांड्स आती हैं 5 कंपोनेंट्स में, कि भाई इस तरीके से काम होना चाहिए. आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है ग्राम पंचायत को बाय इनेबलिंग स्टेट गवर्नमेंट्स टू डिवॉल्व पावर एंड अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ 29 सब्जेक्ट्स जो लिस्टेड है 11th शेड्यूल में. ठीक है, तो जो 11th शेड्यूल में लिस्टेड, अब आपको पता ही होगा, 11th एंड 12th शेड्यूल ये पंचायत से रिलेटेड होता है, ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड होता है. 10th शेड्यूल किससे, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो आर्टिकल 243G बेसिकली पावर देता है ग्राम पंचायत को, कि भाई आप अपना पावर एंड अथॉरिटी देता है. एंड 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से आए थे दीज पंचायत वर बेसिकली एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर. सो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो भाई मत्स्य रिलेटेड होता है फिशरीज से. ठीक है, अब फिशरीज से है तो आपको फिर फिशरीज से ब्लू रेवोल्यूशन क्लिक करना चाहिए एकदम से. तो द स्कीम फोकसेस ऑन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, मैराइन, इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर. ठीक है, जो मछली पालन, एक्वाकल्चर, खेतों में भी पालन करते हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच से हम काम करेंगे. ठीक है, तो इतने करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. ठीक है,
सभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अनुसार। तो भाई पैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, किसने दिए, आप एम्स एंड टारगेट्स पे फोकस करो। फिश प्रोडक्शन इन्हांस करेंगे बाय 70 लाख टन, एडिशनल 70 लाख टन बाय 2024-25। फिश एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करेंगे, डबल करेंगे फार्मर्स इनकम को, एंड फिश फार्मर्स की जो इनकम है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करेंगे, जनरेट एडिशनल जॉब्स बेसिकली इन द फिशरी सेक्टर। इस स्कीम की यूनिकनेस क्या है कि भाई जो ब्लू रेवोल्यूशन के हमारे जो सक्सेसेस थे उसको ज़्यादा कंसोलिडेट करेंगे एंड ज़्यादा इंटरवेंशंस लेके आएंगे इन फॉर्म ऑफ फिशिंग वेसल्स, बोट्स, बायो टॉयलेट्स, एक्वाकल्चर, जो सेलाइन और एल्कलाइन एरियाज़ में भी कर सके, सागर मित्रास, ठीक है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह FFPOs है, फिशरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनका सेटअप एंड एक्वाकल्चरल स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स, सो दीज थिंग्स विल बी एडेड। सो अदर इनिशिएटिव्स क्या होगा, फिश ब्रूड बैंक एस्टैब्लिश होगा, ठीक है, जहाँ पे फिश को नेसेंट स्टेज पे रखा जाएगा और फिर बड़ी हो जाएगी, फिर दे कैन बी सेंड टू द एक्वाकल्चर थिंग। एक्वाटिक डिसीज रेफरल लेबोरेटरी, ठीक है, खतरनाक डिसीज है तो वहाँ से लेबोरेटरी से आप रेफर हो सकते हो। 1 यूनिट फिश फीड मील, ठीक है, जहाँ पे खाना वाना प्रिपेयर होगा इनका जो एक्वाकल्चर में दिया जाता है। कंप्रीहेंसिव फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर एट बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, आप ये देख सकते हो, इसमें सब लिखा हुआ है। देन इज अबाउट राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, तो गोकुल गोपाला ये सब काउज एंड इन्हीं से रिलेटेड है। सो सम स्टेशंस, सो बेसिकली अंडर अब रिसेंटली इनॉग्रेट किया सीमेंस स्टेशंस, IVF लैब, ठीक है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशंस, जहाँ पे बेसिकली एग एंड सीमन को फ्यूज़ किया जाता है एंड द फर्दर जाइगोट डेवलप्स। एंड राष्ट्रीय गोकुल मिशन है क्या भाई, जो इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स है ना हमारे यहाँ की, गीर, साहिवाल, इन तरीके की जो ब्रीड्स हैं उनको कंजर्व करें, क्योंकि क्या होता है ये तो अंग्रेज ले जाते हैं, दीज आर हेविली एक्सपोर्टेड, एंड वो वहाँ पे अपनी जो न्यू जर्सी इस तरीके की जो बेसिकली हाइब्रिड तरीके की काउज होती है वो यहाँ आ जाती हैं एंड दे आर नॉट सूटेबल फॉर आवर क्लाइमेट, बट उनकी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो हम तो इस लालच में ले लेते हैं भाई मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है और जो देसी काउज है उनका मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, बट वो हमारे यहाँ के टेम्परेचर से सूटेबल नहीं होती। सो दैट्स वाई सरकार ने लॉन्च किया राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में, नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। अंडर दिस प्रोग्राम सो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंजर्वेशन करेंगे भाई हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स की, ठीक है, उनका जेनेटिक मेकअप सुधारेंगे एंड उनका नंबर बढ़ाएंगे, उन जो मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। जो नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल है यूजिंग अपग्रेड करेंगे, जो मतलब अच्छी खासी ब्रीड नहीं है कैटल की, यूजिंग द इलाइट इंडिजिनस ब्रीड, जैसे गिर, साहिवाल, राठी, देओनी, थारपारकर एंड रेड सिंधी, ये सारी इंडिजिनस काउज है, इनके नाम याद रखना। डिस्ट्रीब्यूट डिजीज फ्री हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स फॉर नेचुरल सर्विस, ठीक है, तो बेसिकली इंसेमिनेशन के लिए ये इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि अच्छी ज़्यादा उनकी ब्रीड आए। सो हाउ इज स्कीम इम्प्लीमेंटेड, थ्रू स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। अब सारी सेंटर के पास थोड़ी है, तो स्टेट लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड्स होते हैं जिनकी सहायता से काम कराया जाता है। स्टेट गौ सेवा आयोग, दे विल बी मैंडेट टू स्पॉन्सर प्रपोजल्स, ठीक है, इनको प्रपोजल्स भेजो एंड मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पॉन्सर्ड प्रपोजल्स, ठीक है, जैसे कि स्टेट गौ सेवा आयोग, यू कैन इट साउंड्स लाइक नीति आयोग। सो बेसिकली जो स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है उनके काम को भी देखेगा। ऑल एजेंसीज विल हैव रोल टू इंडिजिनस कैटल डेवलपमेंट लाइक द पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज, ठीक है, तो सब काम करेंगे भाई मिलके। जो ICAR होगी, कोई नई डिस्कवरी करी वो बताएगी, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, NGOs, कॉपरेटिव्स, कि भाई अपना बेस्ट जर्म प्लाज्म दे के आओ, जिसकी वजह से ताकि हम उनका जो जेनेटिक मेकअप है उसको बेहतर कर सके। सो गोकुल ग्राम्स क्या होते हैं, फंड्स अंडर द स्कीम विल बी एलोकेटेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोकुल ग्राम्स, जहाँ गोकुल ग्राम्स का मतलब इंटीग्रेटेड इंडिजिनस कैटल सेंटर्स, तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैटल्स होंगी एंड नेटिव ब्रीडिंग जो एरिया होगा वहाँ पे भी इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा, बेसिकली एक सेंटर होगा एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी इसको बनाया जाएगा। गोकुल ग्राम्स में होगा क्या, एक्ट फॉर डेवलपमेंट का सेंटर बनेगा एंड यहाँ पे काफ़ी हाई जेनेटिक ब्रीडिंग स्टॉक प्रेजेंट होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी काउस को लेके आ सकते हैं एंड बेसिकली ब्रीडिंग यहाँ पे करवाई जाएगी। दे विल बी सेल्फ सस्टेनिंग एंड जनरेट इकोनॉमिक रिसोर्स फ्रॉम सेल ऑफ A2 मिल्क, ठीक है, तो A2 मिल्क जहाँ पे बेसिकली बी कैसीन प्रोटीन होता है एंड सो बेसिकली इट इज़ नॉट मतलब A1 A2 मिल्क होता है, A1 मिल्क इज़ स्लाइटली बेटर दैन A2 मिल्क। सो बेसिकली A2 मिल्क, क्योंकि A2 मिल्क ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, सो दैट विल बी
मोर प्रोड्यूस। आई एम स्लाइटली कन्फ्यूज्ड इन दिस, क्योंकि आई थिंक A2 मिल्क ज़्यादा बेहतर होता है, तो इसीलिए बोल रखा है कि A2 मिल्क का सेल ज़्यादा होगा। हाउएवर आई विल कंफर्म एंड टेल यू। सो A2 मिल्क का सेल ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें बी कैसीन प्रोटीन होता है, और कभी कभी ये छोटे बच्चों में इंडाइजेशन वगैरह का कॉज हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे और क्या क्या होगा, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाएंगे, वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, यूरिन डिस्टिलेट्स बनाएंगे, लोग तो गौमूत्र पी भी जाते हैं। इट एक्ट्स एज अ मेडिसिन एंड दे विल फंक्शन एट स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर्स। तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स भी होंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी फार्मर्स ब्रीडर्स को। एंड गोकुल ग्राम विल मेंटेन मिल्च एंड अनप्रोडक्टिव एनिमल्स, तो जो बेसिकली जो ब्रीड नहीं कर सकते उनको भी मेंटेन करेगा, पर 60-40 रेशो में, 60 अच्छे वाले एंड 40 वैसे वाले नॉर्मल वाले। एंड विल हैव कैपेसिटी कि भाई 1000 एनिमल्स तक अपने में स्टोर कर सके। एंड मेट्रोपॉलिटन गोकुल ग्राम में क्या होगा, जेनेटिक अपग्रेडेशन होगी अर्बन कैटल की। सो दिस इज द थिंग। आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस लॉन्च। सो अटल इनोवेशन मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है, अराइज, ठीक है। एंड हु विल इम्प्लीमेंट दिस टू स्पर रिसर्च एंड इनोवेशन। तो भाई अटल की चीज़ें यूजुअली सारी ही इनोवेशन एंड स्टार्टअप से रिलेटेड होती हैं, MSME एंड स्टार्टर्स। तो ये इसरो प्लस 4 मिनिस्ट्रीज, डिफेंस, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ एंड हाउसिंग अफेयर्स वाली 4 मिनिस्ट्रीज इसरो के साथ मिलकर काम करेंगी। इसमें क्या होगा, डिजर्विंग इट सपोर्ट डिजर्विंग अप्लाइड रिसर्च बेस्ड इनोवेशन बाय प्रोवाइडिंग फंडिंग सपोर्ट अप टू 50 लाख, ठीक है। तो एंड ऑफ द प्रपोज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन देगा एंड प्रोटोटाइप बनाएगा, उनको बोलेगा भाई मैंने इस तरीके का बनाया, उनको पसंद आएगा तो दे विल गिव 50 lakhs एंड फर्दर रिसर्च एंड इनोवेशन हो पाएगी इन द MSME एंड द स्टार्टअप्स। देन इज अबाउट साउथ इंडियाज फर्स्ट एंड कंट्री सेकंड किसान ट्रेन। तो पहले हमने किसान ट्रेन लॉन्च कर चुके हैं फ्रॉम महाराष्ट्र टू बिहार। किसान रेल से क्या होता है, बेसिकली जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है उनको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है, कि फटाफट उनको ट्रेन में डाला एंड पोर्ट्स पे पहुंचा दिया एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन होगा टू द डिस्टेंस प्लेसेस। अभी हमने दूसरी इनॉग्रेट किया, इट इज़ इन द साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश टू न्यू दिल्ली। सो दिस इज द सेकेंड किसान रेल एंड फर्स्ट साउथ इंडियन किसान रेल। राफेल एयरक्राफ्ट के बारे में देख लेते हैं भाई। जो इंडियन एयरफोर्स ने फॉर्मली इंडक्ट कर लिया, अब राफेल हमारे यहाँ फॉर्मली काम करने लगा ऑन 10 सितंबर एंड इट विल पार्ट ऑफ 17 स्क्वाड्रन द गोल्डन एरोज। सो इंडिया द फर्स्ट 5 इंडियन एयरफोर्स राफेल एयरक्राफ्ट कहाँ आए, अम्बाला में। सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो राफेल इज द फ्रेंच ट्विन इंजन, ठीक है, ट्विन इंजन है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो फाइटर एयरक्राफ्ट है, बिल्ट किसने किया था, डसॉल्ट एविएशन, ठीक है। तो ये फ्रांस से बन के आई है। एंड बेसिकली इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा 59,000 अप्रॉक्स 60,000 करोड़ लेके लगाए हैं इसमें, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंडिया 4th कंट्री आफ्टर फ्रांस, इजिप्ट एंड कतर जिसके पास बेसिकली राफेल है। सो दीज थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर। कैपेबल ऑफ ग्राउंड सपोर्ट, एरियल रिकॉन्सिनेंस, इन डेप्थ स्ट्राइक्स, इंटरसेप्शन, न्यूक्लियर डेटरेंस। सो रेंज थोड़ा ध्यान रख लेना, 3,700 किलोमीटर्स एंड स्पीड देख सकते हो आप, ठीक है। स्पीड देख सकते हो, थोड़ा लोड कैरिंग कैपेसिटी 10,000 किलो तक उठा सकते हैं एंड इट इज़ अ ट्विन इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। देन इज अबाउट शिक्षक पर्व। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है कि भाई शिक्षक पर्व इनिशिएटिव। इससे क्या होगा कि अब आप कहोगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन सी है, तो इट इज़ HRD मिनिस्ट्री, उसका नाम बदल दिया है। सो बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत टीचर्स को कांग्रेट्स करना चाहते हैं कि देखो हम नई एजुकेशन पॉलिसी लिया है। सो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो शिक्षक पर्व हो तो टीचर्स पर्व भी है, आप समझ जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी लिया है और इसके तहत काम करवा देना बच्चों का। सो इट इज़ द थिंग। जिज्ञासा देख लेते हैं। इट इज़ अ स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम, ठीक है, स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट को कनेक्ट करेगा, इम्प्लीमेंटेड बाय CISR एंड कोलैबोरेशन विद केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है, जो KVs होते हैं हर जगह, उनकी कोलैबोरेशन में। तो आप मुझे CSIR के बारे में कमेंट सेक्शन में बताओगे, प्रीलिम्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फोकस क्या है, ऑन कनेक्टिंग स्कूल स्टूडेंट्स विद साइंटिस्ट एंड एक्सटेंड करेंगे स्कूल स्टूडेंट क्लासरूम लर्निंग टू द वेल प्लान रिसर्च लेबोरेटरी। देन WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, तो यहाँ पे 73rd सेशन हो रहा है इसका। साउथ ईस्ट एशिया इज़ वन ऑफ द 6 WHO रीजन्स। बाकी कौन से 5 है वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। सो दिस इज़ द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। 11 मेंबर्स है, बांग्लादेश है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूटान भी है, कोरिया भी है, इंडिया भी है एंड इंडोनेशिया भी है, मालदीव्स भी है, म्यांमार भी है, नेपाल,
श्रीलंका, थाईलैंड, टाइमोर लेस्टी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, सिर्फ आसियान मत लिख के आ जाना इसमें। एनएसओ की लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन एजुकेशन, ये तो भाई चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 75th राउंड था, 75th राउंड था, तो हाउस होल्ड को बेसिकली रैंक किया गया ऑन द कंजप्शन रिलेटेड टू एजुकेशन, कि कितना खर्चा करते हैं एजुकेशन पे। तो भाई 1 of the 5 स्टूडेंट्स इन इंडिया सप्लीमेंट स्कूल एजुकेशन विद प्राइवेट कोचिंग, हमने भी बहुत सारी ली है, इंक्लूडेड 1 in 3 एट सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो एक बच्चा हर 3 बच्चे में से सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है, 9th-10th क्लास में प्राइवेट कोचिंग लेता ही है। सो मोर देन 52% जो अपर कास्ट बॉयज़ है वो तो कोचिंग ले रहे हैं, पर सिर्फ 13.7 जो रूरल, बेसिकली अर्बन में तो 52% है, बट रूरल में सिर्फ 13% ही रूरल बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के ये इस तरीके की कोचिंग ले पाते हैं। प्राइवेट कोचिंग फीस मेकअप ऑफ 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बनाती है प्राइवेट कोचिंग फीस, जो भी हम ट्यूशन्स वगैरह पे देते हैं, फॉर दोस इन सेकेंडरी एंड हायर secondary school. So some states in eastern India seems to spend more on private coaching than rest of the country. So this is the thing. So these points you must remember. NSO का data है तो government data, you can rely on that. So this was it for today's discussion. जो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे वो ज़रूर आंसर करिएगा, and thank you so much for watching.